तो भाई साहब टाटा हैरियर फाइनली पेट्रोल में आ चुकी है। इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द डीजल मॉडल, और ये गाड़ी चलने में कैसी है, सिटी के अंदर माइलेज दे पाएगी या नहीं। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो इस भारी भरकम गाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस इंजन दे पाएगा या नहीं। इस तरह के जितने भी आपके सवाल हैं सबका उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब 2025 टाटा हैरियर पेट्रोल को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी का फ्रंट फेसिया आप देख सकते हो, बिल्कुल ही हैरियर डीजल की तरह है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंज जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है ब्रांड न्यू कलर ऑप्शन। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा, मुझे तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई साहब जो दूसरा इसमें नया चीज आपको देखने को मिल रहा है ना, वो है ये 1.5 लीटर का हाइपरियन TGDI मोटर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और अगर बात करें इसके नॉइज वगैरह की ना, तो देखो फिलहाल तो बिल्कुल ही नॉइजी नहीं लग रहा होगा आपको, आप देख ही पा रहे हो। साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छे से किया गया है और इंजन भी ओवरऑल काफी रिफाइंड है। बिल्कुल भी यहाँ पे नॉइज वगैरह नहीं देखने को मिल रही है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप देखोगे कहीं से भी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल डीजल मॉडल की तरह ही है। जो एक चीज डिफरेंट है वो रहने वाले हैं ये नए ग्लॉसी ब्लैक में अलॉय व्हील्स। काफी ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को ये वाला डिजाइन, और ये पेंट स्कीम इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। बस इसके कैलिपर्स अगर रेड होते ना, इसमें मजा ही आ जाता भाई, अदरवाइज नो कंप्लेंट्स। हैरियर डीजल की तरह ही यहाँ पर गाड़ी के रियर प्रोफाइल में भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, सेम ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी बूट वगैरह की भी बात करें अगर, तो बूट देखो हैरियर का कभी भी मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा है एज कम्पेयर टू सफारी, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर स्पेस देखने को मिल जाता है। सफारी में अगर इतना सामान रखना हो तो पीछे की सीट्स फोल्ड करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर वो मामला बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल है बूट, और इलेक्ट्रिक टेल गेट है। तो ये था भाई, एक्सटीरियर सॉर्टेड है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो चेंजेस है ना गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये देखो आप, कुछ इस तरह का लाइट कलर का इंटीरियर है। डैशबोर्ड पे आपको ये बेहतरीन नई फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। ये वुडन दिख रहा होगा आपको, लेकिन वुड नहीं है एक्चुअली, ये भी प्लास्टिक का ही पैनल है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको फिनिश किया गया है। मल्टीपल कलर थीम्स होने के बाद भी जो एक लेआउट है कहीं ना कहीं वो आई प्लीजिंग लग रहा है। कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ब्रांड न्यू चीज़ है ना, वो ये स्क्रीन रहने वाली है भाई साहब। 14.53 इंच वाली जो Harrier.ev में स्क्रीन हमने देखी थी सैमसंग की, वही बेहतरीन स्क्रीन यहाँ पे भी आ चुकी है। फीचर्स से लोडेड है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है। इसके अलावा Arcade.ev का इसमें सपोर्ट दिया गया है ऐप स्टोर का, जहाँ से जाकर के आप इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। एयर प्यूरीफायर भी है, क्योंकि हम दिल्ली NCR में हैं, तो हमारे लिए ये बहुत यूजफुल चीज़ रहने वाली है। इसके अलावा JBL का 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम है, जो कि बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस करता है, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूड लाइटिंग भी दी गई है, जो कि अगेन सनरूफ पे और डैशबोर्ड वगैरह पे विजिबल होगी, लेकिन अभी डे लाइट बहुत हार्श है तो यहाँ कुछ दिखा नहीं पाऊंगा मैं अनफॉर्चुनेटली। और ये देखो, ये पैनोरामिक सनरूफ पहले भी आता था, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ जो है ना वो यहाँ दी गई है भाई साहब। ये देखो EIRVM, जो कि आपको Harrier.ev में डेब्यू करके नजर आया था, वो यहाँ पर भी आ चुका है। इसको ना लेकिन मैं ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि ये दिन में ना रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा सन के कैच करता है। तो शार्क फिन एंटीना पे इसके पीछे कैमरा दिया गया है, और कुछ इस तरह से इसका व्यू वगैरह डिजिटली आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा एज अ डैश कैम भी काम करता है, रियर और फ्रंट के व्यूज को रिकॉर्ड कर लेता है। तो भाई साहब अभी हम चला रहे हैं हैरियर पेट्रोल को सिटी के अंदर। ज्यादातर पेट्रोल इंजन वाले लोग की सिटी रनिंग ज्यादा होती है, इसलिए लोग लेते हैं। तो सिटी में क्या माइलेज निकल के आ रहा है, देखिए कुछ टाइम हो गया मुझे चलाते हुए, और जो माइलेज फिगर मैं कॉन्स्टेंटली देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो है 8 kmpl का फिलहाल इस ट्रैफिक में। हालांकि थोड़ी देर के लिए मुझे खाली भी मिला था कुछ मामला, तो वहाँ जो इंस्टेंट इकोनॉमी है वो 11 kmpl 12 kmpl ऐसे शो हो रही थी, विच इंडिकेट्स कि अगर आप इसको लाइट सिटी ट्रैफिक में चलाते हो, बिल्कुल लाइट फुट से, इकोनॉमी मोड में ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ बाय द वे, तो आपको मिल जाएगा भाई साहब आराम से 10 kmpl के आसपास का माइलेज। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, हैरियर एक भारी गाड़ी है, तो कुछ इस तरह का माइलेज आपको सिटी में 8 से लेकर के 10, 11, 12 मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। कुछ इस तरह का फिगर सिटी में रिटर्न करेगी, जो कि हमने सियरा पे भी एक्सपीरियंस किया था, ऐसे ही फिगर्स वहां भी मिल रहे थे। बाकी यार एज ऑलवेज हैरियर की विजिबिलिटी वगैरह से कहीं कोई इशू नहीं है।
सराउंडिंग्स को मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, ORVM में अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मुझे। यहाँ पर केबिन इंसुलेशन वगैरह भी ना टाटा ने बहुत अच्छा किया है। आप इस हाइपरियन को अंदर बैठे हुए उतना ज़्यादा नहीं सुनने वाले हो जितना कि मैं सिएरा में सुन पा रहा था। अगेन हाई RPM पे आप जाओगे तो डेफिनेटली इंजन वोकल होगा, तब अंदर आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ ना सूदिंग है, आवाज़ बहुत प्यारा है इस 4 सिलेंडर वाले टर्बो इंजन का। कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी व्हाटसोएवर। अब आवाज से ये मत समझ लेना कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है क्या, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इकोनॉमी मोड में हूँ और आप देखो ऐसे थ्रॉटल दबाते ही कैसे गाड़ी पुल होते हुए भाग रही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। परफॉर्मेंस इकोनॉमी मोड में इतनी अच्छी है। अगर मैं सिटी में स्विच कर देता हूँ अब, तो सिटी में डेफिनेटली थोड़ी और लाइट हो जाती है गाड़ी, थ्रॉटल इनपुट वगैरह थोड़ा और आपको बेहतर फील होगा। जैसे ही आप दोगे तुरंत ये पुल करते हुए नजर आएगी। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो गियर बॉक्स है, जो ट्रांसमिशन यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट करा है जापान से, एसिन का, वो भी यहाँ पे बेहतरीन काम करते हुए दिख रहा है। देखो आप कैसे इसने डाउन शिफ्ट किया इमीडिएटली, और मैंने ये इस गाड़ी को क्विकली ओवरटेक कर लिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि डाउन शिफ्ट में थोड़ा टाइम ये लगा रहा है, जो कि भाई एक टॉर्क कन्वर्टर का नेचर होता है, तो वो चीज यहाँ पे है ही। तो बाकी यार डायनेमिकली सॉर्टेड गाड़ी रही है हैरियर हमेशा से ही, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक इज ऑल्सो फैंटास्टिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे आप इसको आप इंटेंट करते हो वहीं जाती है एकदम शार्पली, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। बाकी सिटी में लाइट है ऑब्वियसली स्टीयरिंग, और हाईवे पे थोड़ा सा वेट इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाओगे। तो स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें तो वो भी सॉर्टेड है। लैंड रोवर का डिराइव्ड भाई ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है, तो इसमें वो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली ट्यून किया गया है। आपको फील होगा ना कि जैसे बम्प्स वगैरह अगर आ रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि फर्म है, लेकिन वो जो फर्मनेस है ना, वो आपको हेल्प करती है भाई साहब जब आप गाड़ी को बढ़िया रोड्स पे स्मूथली ड्राइव करते हैं। और फर्मनेस से मुझे ये गलत मत लेना, आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है सस्पेंशन इज सुप्रीमली कंफर्टेबल, राइड क्वालिटी इज फैंटास्टिक, सीट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पीछे भी एक पैसेंजर हमारे बैठे हुए हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा जर्नी को हमारे इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और अगर बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो वो भी देखो आप ब्रेक्स अप्लाई करते ही इंस्टेंट आपको रिस्पांस मिलता है। चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं ऑब्वियसली, और वो जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर। गाड़ी के सुरक्षा की अगर बात करें तो अगेन एडास है यहाँ पे 22 फीचर्स के साथ में, लेकिन एडास आपको पता ही है हमारे रोड्स पे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। उसके अलावा भी गाड़ी हमेशा से ही सेफ रही है, और इस पर्टिकुलर पेट्रोल वाले व्हीकल के लिए भी टाटा ने 5 स्टार्स अचीव कर लिए हैं। और बाकी जो आपके बेसिक नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना, वो सारा कुछ इसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कि देखो इनिशियली ना आपको थोड़ा सा टर्बो लैग लगेगा, और टर्बो इंजन का ना जनरली नेचर होता है कि लो आरपीएम्स पे ऑफ द लाइन कभी कभी आपको टर्बो लैग फील होगा, वो यहाँ पर भी है। हालांकि उतना ज्यादा नहीं है जितना कि आप कर्व में या नेक्सॉन में एक्सपीरियंस करते होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया गया है। अगर आप लीनियर परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो, मतलब ऑफ द लाइन आप बहुत ही आराम से उठाते हो, धीरे धीरे स्पीड पे क्लाइम करोगे तो आपको फील भी नहीं होगा, वो चीज इतने अच्छे से मैनेज किया गया है। लेकिन अगर आप ऑफ द लाइन क्विक जाना चाहोगे तो देखो 2-3 सेकंड का लैग है, डाउन शिफ्ट आता है, और उसके बाद से टर्बो के रेंज में जब इंजन जाता है ना, तो ऐसे गोली की तरह भागती है गाड़ी। ये चीज है, ये भी मैं आपसे बताना चाहता था। तो भाई साहब अगर बात करें ना कि देखो परफॉर्मेंस की ही ज्यादा चिंता लोगों को रहने वाली है इस इंजन को लेकर के, और इसकी परफॉर्मेंस ना अभी आप देख ही सकते हो यार। सस्पेंशन थोड़ा सा मैं ऑफ रोड में आ गया था चेक करने के लिए, तो यार जो परफॉर्मेंस है ना वो देखो सॉर्टेड है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगेन आप क्या मुझसे कहोगे कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन रहने वाला है इस गाड़ी के लिए, तो डेफिनेटली नहीं। इसका जो परफॉर्मेंस हमने सिएरा में एक्सपीरियंस किया था ना, वो कुछ अलग ही था भाई। वहां पर गाड़ी ऑफ द लाइन बहुत ज्यादा क्विक थी, बहुत ही बेहतरीन एक्सेलरेशन वहां पे देखने को मिल रहा था। 0 to 100 करते हुए ना कहीं हमें लग रहा था कि थोड़ी ऑफ द लाइन ज्यादा क्विक है इससे, क्योंकि सिएरा का वेट जाहिर सी बात है हैरियर कंपैरिजन में थोड़ा कम रहने वाला है। तो ये चीज है,
बाकी यहाँ पर इसमें भी डल तो नहीं फील होने वाला है आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पावर या टॉर्क की कहीं कमी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको डेफिनेटली स्पोर्ट मोड में अगर आप रखोगे ना मेरी तरह, क्योंकि मैं स्पोर्ट मोड में ज़्यादा चला रहा हूँ, इकोनॉमी में भी मैंने चलाया हालांकि अच्छा खासा माइलेज वगैरह को देखने के लिए क्या फिगर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लगी है सच। हाँ, लेकिन स्पोर्ट मोड में बिल्कुल पेपी फील हो रही है, ओवरटेक्स वगैरह क्विकली कर पा रहा हूँ मैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आई है। ओके, तो हैरियर पेट्रोल आपको लेनी चाहिए या नहीं? देखो, मेरा ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिसीजन तो ऑब्वियसली आपको ही लेना है। गाड़ी में यहाँ पे कहीं से भी कोई भी कमी नहीं लगी एक्सेप्ट वन माइनर थिंग, एंड दैट माइनर थिंग इज फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप सिर्फ सिटी में चलाने के लिए ले रहे हो इस ऑटोमेटिक सेटअप के साथ में, तो आप सिंगल डिजिट माइलेज ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी का जो स्टॉप गो ट्रैफिक है उसमें बढ़िया माइलेज तो नहीं मिलने वाला है। अगर बहुत मॉडरेट लाइट ट्रैफिक आपके यहाँ रहता है तो हो सकता है अराउंड 10 kmpl निकल जाए, दैट्स इट। और हाँ, अगर हाईवे पे आपको ले जानी है तो गाड़ी में NVH लेवल्स बहुत ही कंट्रोल्ड में है, बहुत ही रिफाइंड पेट्रोल इंजन है, लो एंड टॉर्क सिटी ड्राइविंग के लिए भी बढ़िया है, और जो मिड रेंज है इसका ना वो आपको हाईवे पे 110-120 पे एफर्टलेसली क्रूज कराएगा 110 के अराउंड, और केबिन के अंदर कोई नॉइज वॉइज खास आती नहीं है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया लगा इसके बारे में। एज ऑलवेज सस्पेंशन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आई। इस 18 इंच अलॉयज की होने की वजह से और मोटी प्रोफाइल होने की वजह से राइड क्वालिटी मुझे हैरियर की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहती है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो देखो 14 लाख रुपए के आसपास शुरू होती है हैरियर डीजल। इसकी प्राइसिंग तो हमें एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, इस ड्राइव के समय जैसे ही आएगा हम कमेंट में आपको बता देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा यार कि उसी प्राइस के अराउंड ये भी स्टार्ट हो जाए, थोड़े कम में स्टार्ट हो जाएगी तो और बेहतर बात होगी इसके लिए और जो इनके बायर्स होंगे उनके लिए भी। तो ये था भाई साहब हैरियर का हाइपरियन पेट्रोल इंजन के साथ में एक्सपीरियंस। देखो, अगर हैरियर के राइवल्स की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि इसकी राइवल हैं, लेकिन अगेन हैरियर के पास में एक अपनी अलग छवि बनी हुई है, एक अलग डिज़ाइन लैंग्वेज को ये फॉलो करती है, काइंड ऑफ सुपीरियर यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म लैंड रोवर का है वो यूज़ किया गया है। मैं और किसी प्लेटफॉर्म को इन्फीरियर नहीं बोल रहा हूँ, सारे अच्छे हैं, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं इसके फेवर में कुछ चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। अब स्पेशली इसका डिज़ाइन है, मैंने देखा है एक कल्ट फॉलोइंग काइंड ऑफ इस डिज़ाइन की बनी हुई है, स्पेशली जो ब्लैक कलर में आती है ना डार्क वाली, वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो अगेन आपकी अगर उस टाइप की प्रेफरेंस है तो डेफिनेटली अब आपके पास पेट्रोल में भी हैरियर को खरीदने का ऑप्शन है, जो कि एक बड़ा रीज़न है। हैरियर या अभी सफारी भी पेट्रोल में आ गई है, उसका भी रिव्यू चैनल पे कुछ ही देर में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सफारी और हैरियर को पेट्रोल में लाने का कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि जो NCR में बायर्स हैं, जो कि 15 ईयर्स वाले 10 ईयर्स वाले रूल की वजह से खरीद नहीं पा रहे थे, उनके लिए अब पेट्रोल का ऑप्शन भी आ चुका है, और परफॉर्मेंस वाइज या फिर किसी भी तरह से इसमें कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो आप डेफिनेटली जा करके इनको चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव लेकर के देख सकते हैं कि आपके लिए ये परफेक्ट फिट हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस हैरियर के डिटेल्ड चेंजेस जिसमें मैंने कवर किए और ड्राइविंग पार्ट को कवर किया, उस रिव्यू में इतना ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देख लिया तो लाइक भी कर दो और कमेंट में बता दो कि हैरियर का कौन सा नया फीचर पेट्रोल वाली का आपको पसंद आया है। थैंक यू।